हफ्ते भर के अंदर बजट आपके सामने आ जाएगा और इसी बजट को लेकर जो सबसे ज़्यादा सुगबुगाहट होती है वो इनकम टैक्स को होती है। असल में 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है और इसमें ज़्यादा ध्यान लोगों का फिर से इनकम टैक्स को लेकर जाएगा। लेकिन इस बार आपको भी पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो आपके सीए आपसे बार बार पूछते हैं कि मैं इनकम टैक्स पहले वाले स्लैब से भरूँ या फिर दूसरे वाले स्लैब से, या फिर जब आप पहले डिटेल्स देते हैं तो फर्स्ट स्लैब, प्रीवियस स्लैब या फिर न्यू स्लैब उसके ज़रिए किया जाए। असल में स्लैब का मामला है क्या पूरा, और क्या इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है? सरकार ने नई योजना के तहत एक नया स्लैब लेके आई थी, उसको क्या बिल्कुल पुख्ता तौर पर सब लोग उसके अंदर जुड़ रहे हैं, या फिर सरकार उससे थोड़ा सा और मेहनत करना चाहती है? इन सभी चीज़ों को लेकर हम एक खास कार्यक्रम आपके सामने लेके आए हैं। पहले मैं इस पूरे मामले को आपके सामने रखूँगा कि ये पूरा माजरा क्या है। मेरे रिपोर्टर प्रकाश प्रियदर्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको सूत्रों के हवाले से कुछ खबर मिली है जो कि टैक्स स्लैब को ही लेकर है, और फिर हम इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रकाश, बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। हमको पहले बहुत ही सरल शब्दों में, आसान शब्दों में ये बताइएगा कि ये टैक्स स्लैब 1 और स्लैब 2 ये सरकार क्यों लेके आई थी, इसमें मूलभूत फ़र्क क्या है? फिर मैं आपसे स्लैब 2 को लेकर जो बातचीत चल रही है, जो आपके पास एक्सक्लूसिव खबर है, फिर उसके बारे में बात करूंगा। पहले पता तो लगे कि स्लैब 1 और स्लैब 2 है क्या। देखिए, वित्त वर्ष 2021 में सरकार ने टैक्स पेयर्स को एक विकल्प दिया, विकल्प नए स्ट्रक्चर के साथ दिया। अभी क्या होता है कि 5%, 10% और 30% का जो स्लैब है, उस स्लैब के हिसाब से, पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से आप अपने इनकम पे टैक्स देते हैं। लेकिन 2021 के बजट में सरकार ने नया स्ट्रक्चर दिया। उस स्ट्रक्चर में ये कहा कि जो मौजूदा दरें हैं इनकम टैक्स की, उसको हम कम कर देंगे, लेकिन आपको एग्जेम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में अगर आप मोटा मोटी आकलन करें तो लगभग सारे एग्जेम्पशंस के साथ 7.5 लाख रुपए के आसपास की जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री हो जाती है अगर आप सारे एग्जेम्पशंस का फायदा लेते हैं। तो ये तो एक पुराने टैक्स स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन है। नए स्ट्रक्चर में आप जाएंगे तो आपको रिड्यूस टैक्स का बेनिफिट तो मिलेगा, यानी कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5%, उसके बाद फिर 5 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपए तक है उस पर 10%। ये इस तरह के करते हुए अगर आप 15 लाख रुपए तक जाते हैं तो 30%, लेकिन 12.5 से लेकर 15 लाख रुपए तक है तो वो 25% में है। तो इस तरह का बेनिफिट आपको मिलता है जो कि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं है। दरें कम है नए स्ट्रक्चर में, लेकिन एग्जेम्पशन का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब सरकार को उम्मीद इस बात की थी कि इस नए स्ट्रक्चर से ज्यादा जो टैक्स पेयर्स हैं उसको एडॉप्ट करेंगे, खासकर वैसे टैक्स पेयर्स, वैसे युवा टैक्स पेयर्स जो कि खर्चे पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनको लग्जरी आइटम्स खरीदने हैं, उनको कार खरीदना है, लिहाजा उनके पास सेविंग्स कम है, वो खर्चे पर ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए उनके लिए नया टैक्स स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव होगा। लेकिन सरकार का ये अनुमान सही नहीं निकला। सरकार ने हालांकि आंकड़ों की जानकारी तो अभी तक नहीं दी है कि कितने लोगों ने नया टैक्स स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया, लेकिन सूत्र हमें बताते हैं कि उस तरह के रिस्पांस नहीं मिले। लोगों ने ज्यादातर पुराने टैक्स स्ट्रक्चर को ही अपनाया क्योंकि वहां पे बेनिफिट्स ज्यादा मिल रहे थे, लोग सेविंग्स पर फोकस भी करते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर उस तरह की रुझान जो है देखने को नहीं मिली, उसका एडॉप्शन रेट उतना नहीं है, लिहाजा उसको लेकर कुछ बदलाव पर चर्चा चल रही है जो कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आप इसकी इजाजत दें। यही आपसे दूसरा सवाल भी ये पता करना चाहता था कि एक्चुअली वो बदलाव सरकार करना क्या चाहती है, क्यों उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहती है, और सरकार का जो फेलियर हुआ, जैसे बता रहे हैं कि नई स्कीम बनाया गया लेकिन उतना मज़ा नहीं आया, तो सरकार इसमें एक ऐसा क्या करने जा रही है? प्रकाश, देखिए, सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का भी ये मानना है कि नए टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर जिस तरह के आकलन सरकार के थे उसका एडॉप्शन रेट उतना नहीं है। टैक्स पेयर्स उसको उस तरीके से अडॉप्ट नहीं कर रहे थे जिस सरकार जितनी उम्मीद कर रही थी। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप छूट की बात करें और पुराने टैक्स स्ट्रक्चर और नए स्ट्रक्चर का आकलन करते हैं तो बेनिफिट जो है ज्यादा पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में है। लोग सेविंग्स करना चाहते हैं, लोग घर भी खरीदना चाहते हैं, और उस तरह के बेनिफिट्स नए टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं है। लिहाजा अब इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्यों ना नए टैक्स स्ट्रक्चर को ज्यादा आकर्षक बना दिया जाए, जो टैक्स की दरें हैं उसमें ज्यादा छूट दे दी जाए, ताकि उसको कम कर दिया जाए ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करें। सूत्र हमें बताते हैं कि जो 2.5 लाख रुपए तक जो इनकम है जो कि टैक्स फ्री है,
इस बेसिक लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। और ये बढ़ाकर कितना होगा, हालांकि इसका आकलन अभी नहीं पेश किया गया है। ये 3.5 लाख रुपए होगा या 4 लाख रुपए होगा, ये आगामी बजट में इसकी जानकारी मिल पाएगी अगर सरकार इसकी घोषणा करती है। इसके अलावा इस बात का भी प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर चर्चा चल रही है, कि 20 लाख रुपए तक का अगर इनकम है तो उसको 20% के टैक्स ब्रैकेट में डाल दीजिए नए स्ट्रक्चर में। इससे ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको एग्जेम्पशन का फायदा नहीं मिल रहा है। इन प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्री बजट कंसल्टेशन जब इंडस्ट्री के साथ हो रही थी, सारे चैम्बर्स ने वित्त मंत्री से इस बात की गुजारिश की कि डिमांड कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि टैक्स पेयर्स को राहत दी जाए। उनके पॉकेट में ज्यादा पैसा होना चाहिए ताकि वो खर्च कर पाए। खर्चे बढ़ेंगे, इकोनॉमी को आने वाले दिनों में मदद मिलेगी, उसकी रफ्तार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तो ये ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर चर्चा चल रही है। दूसरी बात यह है कि टैक्स स्ट्रक्चर में 2017-18 के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप सिर्फ नए स्लैब की बात छोड़ दें, नए स्लैब में एक विकल्प दिया गया, लेकिन पुराने स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2017-18 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। महंगाई में काफी बढ़ोतरी हो गई है, लोगों की इनकम उतनी नहीं बढ़ी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूनियंस ने भी डिमांड की है, इंडस्ट्री भी ये चाहती है कि डिमांड बढ़ाने के लिए जरूरी है कि लोगों के पास पैसा रहे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए सूत्र बता रहे हैं कि इस पर काफी एक्टिवली चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसमें इन्वॉल्व है और हो सकता है कि आगामी बजट में टैक्स पेयर्स को राहत दे दी जाए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं प्रकाश, और हमको अच्छे से समझ में भी आया कि हाँ पहले क्या था और अभी क्या हो रहा है। और अभी आप ये भी बता रहे हैं कि हाँ सरकार इसको लेकर पीछे नहीं जा रही है बल्कि इसमें सुधार करना चाह रही है। मेरे साथ अब 2 मेहमान भी जुड़ रहे हैं। प्रकाश, आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इन मेहमानों से हो सकता है हम ऐसे कुछ सवाल भी पूछें या ये मेहमान भी आपसे कुछ जानना चाहें, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ DS सक्सेना जी हैं, जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। मेरे साथ हर्ष रुंगटा हैं, जो कि फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स LLP के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मिस्टर सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जब भी कोई योजना बनाई जाती है ना, तो भारत में तो कम से कम आप देखते ही होंगे कि शास्त्रों के बिहाफ से बोला जाता है। तो चाणक्य बोल के गए थे कि कर जितना कम होगा और जितना आसानी से समझ में आ जाएगा लोगों को, उतना अच्छा होगा। ये आज से कई साल पहले हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है ना। तो अब सरकार कर को सस्ता तो कम तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट है, लेकिन उसको आसान कर सकती है। तो सक्सेना साहब, पहला सवाल मेरा ये है, ये आसान सरकार करना चाह रही थी, आसान हुआ नहीं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, लोगों को समझ में नहीं आया? क्योंकि बहुत सारे लोग ना जल्दी जल्दी स्विच नहीं करते हैं इंडिया के अंदर, किसी भी नई पॉलिसी को लेकर या नए कुछ बदलाव होता है, थोड़ा समय लगता है। तो अभी लगता है 1-1.5 साल के अंदर लोगों को समझ में भी आ गया स्लैब 2, थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए सरकार को। और ये जो बदलाव मेरे रिपोर्टर बता रहे हैं कि कुछ करना चाहती है सरकार, ये सही दिशा में जा रहे हैं सक्सेना जी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है इट इज ओनली चेंज फॉर चेंज सेक। सरकार कुछ पुरानी वाली रजीम को चेंज करना चाह रही है, जो 60 साल से चली आ रही है, जो लोग अच्छे से समझ रहे हैं। उसमें जो डिडक्शंस मिलते हैं चैप्टर 6A में, जैसे LIC का हुआ, जैसे हैंडीकैप डिपेंडेंट का हुआ, और जैसे डोनेशंस का हुआ, जैसे सेल्फ कोई जो है डिसेबल्ड आदमी है उसको मिलता है। तो ये सोशली बहुत रेलेवेंट है और सबको आज अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो इनमें कोई भी जटिलता नहीं है। कोई भी आदमी समझ सकता है कि उसका इनकम टैक्स कितना होगा, क्या होगा, जहां तक पर्सनल इनकम टैक्स का सवाल है। तो हम लोग अगर चेंज फॉर चेंज से करना चाहें तो कर सकते हैं, बट उसमें या तो सरकार बताए कि उसको कितना टैक्स एडवांटेज मिलेगा, नया कितना टैक्स आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहां तक आप रेट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, 2014 से आज तक करीब प्राइसेस में 60% का इंक्रीज आया है। तो क्या हमें वही 2.5 लाख की लिमिट रखनी चाहिए? हर साल वो लिमिट थोड़ी बहुत बढ़ानी चाहिए। पहले हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती थी, लेकिन पिछले 8 सालों में ये नहीं बढ़ी है। तो सरकार को इस तरह की चीज पे ध्यान देना चाहिए, जिससे मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको थोड़ी राहत मिल सके। जी, आपकी बात के साथ मैं 100% एग्री करता हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है
वो न केवल इन्फ्लेशन का प्रेशर एडजस्ट होना चाहिए इस टैक्स रिबेट के अंदर, बल्कि ठीक है लोगों की थोड़ी सैलरी भी बढ़ी है, अगर आप उनको हायर टैक्सेशन ब्रैकेट में डाल देंगे, जो कि एक्चुअली अपने ब्रैकेट की वजह से मिडिल इनकम ही है, वो मिडिल क्लास के लोग ही हैं, बट ठीक है आपका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो थोड़ा मुश्किल तो होती है, खासकर मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ तो मिलना चाहिए। एक बार मैं रुंगटा जी से भी एक बार उनका व्यू पॉइंट भी ले लेता हूँ, फिर मेरे पास कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे बात करूँगा सक्सेना जी वापस। रुंगटा जी, एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए, जो सरकार ये जो दूसरा तरीका है इनकम टैक्स को फाइल करने का, जिसमें नंबर ऑफ स्लैब्स हैं, ये अच्छे से बता नहीं पाई, लोगों को पता नहीं चला, ये पूरा माजरा हुआ क्या? नहीं तो अगर हम इंडिविजुअल्स के लिए जो किया गया है उसको कॉर्पोरेट से अगर चेक करें तो कॉर्पोरेट्स में सिमिलरली एक न्यू टैक्स रिजीम आया जिसमें टैक्स रेट्स को कम किया गया, डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को निकाला गया। उसके भी आंकड़े नहीं मिले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से, और अगर प्रकाश जी जानते हैं तो वो बता पाएंगे कि उसमें जो स्विच ओवर हुआ है न्यू रेजिम में, एंड याद रखिएगा उसमें जो भी स्विच ओवर हुआ है वो वापस वो लोग ओल्ड रेजिम में नहीं जा सकते। तो वन टाइम स्विच ओवर हुआ है, लेकिन वो बेनिफिट इतना अट्रैक्टिव था कि मेरे ख्याल से उसमें बहुत से कॉर्पोरेट स्विच ओवर हुए हैं। अब ये रहा इंडिविजुअल्स का सवाल, तो जो बिजनेस नहीं करते उनके लिए तो हर साल वो चुनाव कर सकते हैं कि मैं नई रिजीम में रहूं कि ओल्ड रिजीम में। और जो अब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं उसमें आपकी जो डेटा है उसके बेसिस पे वो दोनों चीजों पे कैलकुलेट करता है। और आप अगर आप बिजनेसमैन नहीं है, अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, तो आप चुन सकते हैं। और वेरी क्लियरली उस चुनाव के मुताबिक इवन अगर आपने फोर्स्ड सेविंग नहीं की है, मतलब टैक्स बचाने के लिए सेविंग नहीं की है, लेकिन जो चीजें आप कर रहे हैं, आप नौकरी पेशा है तो प्रोविडेंट फंड कटता है, वो उसको ले लें। इंश्योरेंस लोग लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लोग लेते हैं, टैक्स डिडक्शन के लिए जरूरी नहीं है लेते हैं। तो अगर वो सारी चीजें ले लें, जैसे सक्सेना साहब ने कहा डिपेंडेंट के लिए है, अगर वो डिडक्शंस लेते हैं तो उसके बाद जो टैक्स आता है अगर वो नए टैक्स रिजीम से कम है तो ऑब्वियसली लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को फेवर करेंगे, और वही हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो नई रिजीम को, जिस तरीके से नई रिजीम को कॉर्पोरेट्स के लिए अच्छा किया गया, और मेरे ख्याल से बहुत से कॉर्पोरेट्स नई रिजीम में शिफ्ट हो गए हैं, जो खास करके जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, उसी तरीके से मेरे ख्याल से ये इंडिविजुअल में भी करना चाहिए। उसमें एक प्रिंसिपल है जो कि जब नई रेजिम आई थी वो बताया गया था कि जो भी सोशल उसके बेनिफिट्स हैं वो टैक्स की इनकम टैक्स एक्ट के तरफ से देने के बजाय आप उसको डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर करिए, न कि आप टैक्स एक्ट में उसको करिए। आई थिंक वो एक थिंकिंग उसके बिहाइंड है, लेकिन वो जब तक आप नए रेजिम को बेनिफिशियल नहीं करेंगे, और अब तो चूंकि कंपैरिजन ऑनलाइन होता है, इट्स वेरी इजी है, चाहे आप डायरेक्ट टैक्स भर रहे हो, चाहे आप कोई कंसल्टेंट को यूज कर रहे हो, इंडिविजुअल्स के लिए ये बहुत इजी है पता करना कि ओल्ड रेजिम में कितना टैक्स लगेगा, नए रेजिम में कितना टैक्स लगेगा। तो जब तक नए रेजिम को ये बेनिफिशियल नहीं करेंगे तब तक ज्यादा लोग उसमें शिफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, आपके पॉइंट टेकन है और आपने बहुत ही अच्छे से सर बताया भी बात। मैं एक बार अपने रिपोर्टर के वापस से चलूँगा क्योंकि आप भी उनसे जो बात पूछना चाह रहे थे मेरा भी यही सवाल। प्रकाश, अगर रेजिम 1 से रेजिम 2 में अगर हम स्विच हो जाते हैं तो फिर हम वापस रेजिम 1 में नहीं आ सकते क्या? फिर 2 में ही रहना होगा, यानी कि जो नया मेथड है इनकम टैक्स का भरने का उसी में ही हम लॉक हो जाएंगे? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था है, जो न्यू टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर है, आपके पास एक विकल्प है जो कि आप न्यू ईयर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जिसका आप चुनाव करते हैं तो आपके पास विकल्प है, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में जब आप इसका चुनाव कर लेते हैं तो फिर आप वापस नहीं जा सकते। सरकार का आकलन ये है कि जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, मंत्रालय के अंदर कई अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, तो उनका आकलन ये था कि अगर हम नए टैक्स स्ट्रक्चर में ज्यादा एग्जेम्पशन देंगे और ये ज्यादा अट्रैक्टिव होगा तो पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में जो कागजाती रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको
बहुत तरह के एग्जामिशंस लेने के लिए अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, वो भी एक झंझट है और इससे भी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बर्डन आता है। तो नए टैक्स स्लैब को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना के इन दिक्कतों से भी छुटकारा पाया जा सकता है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चर्चा चल रही है। और दिलचस्प बात ये है डिम्पी जी कि इस बार इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है कि आम कंज्यूमर को बेनिफिट मिले, क्योंकि इंडस्ट्री को ये बात समझ में आ रही है कि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्सेस में अगर आपने बेनिफिट दिए तो आप टैक्स पेयर्स को भी दीजिए, सो डैट कि कंजम्पशन बढ़ाने में मदद मिले, लोगों के पास पैसा हो। और जब प्री बजट कंसल्टेशन चल रहे थे उसमें तमाम इंडस्ट्री के लोग जो आ रहे थे वित्त मंत्रालय में और जिनसे चर्चा चल रही थी, चाहे वर्चुअल भी है, उनसे बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि सरकार को इसको काफी गंभीरता से लेना चाहिए इस वित्त वर्ष में, क्योंकि महंगाई काफी बढ़ी है और आम कंज्यूमर को, टैक्स पेयर्स को, नौकरी पेशा लोगों को राहत देने की जरूरत है। तो ये दिलचस्प होगा और काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर सरकार ये फैसला आगामी बजट में करती है। बिल्कुल होना भी चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि हालांकि मैं पॉलिटिकल इसमें एंगल जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये एक बड़े चुनाव से पहले का बजट होगा। सरकार ने बात प्रूव करके रखी है कि वो हमेशा से रेवड़ियाँ बांटने में विश्वास नहीं करती है। वो कई बार ऐसे कठोर फैसले ऐसे समय पर भी ले लेती है जिस समय उसकी ज़रूरत होती है। सक्सेना जी, एक चीज़ मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, चलो ठीक है हम रिजीम 1 में है, रिजीम 2 में, वट किसी भी रिजीम में है, लेकिन टैक्स के बेनिफिट आपको लगता है कि कुछ और मिलने चाहिए लोगों को? ये एक तरीका है सिर्फ फाइलिंग का, जैसे रुंगटा जी भी बता रहे हैं, आप पहले में डाल के देख लीजिए, दूसरे वाले में भी डाल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने का बेनिफिट आपको रिजीम 1 और रिजीम 2 में मिल रहा है। बट मोटा मोटी बेस लाइन तो ये है ना कि आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलने चाहिए। वो भले आप उनका नामकरण कर दीजिए, LTA कर दीजिए, आप उसको इंश्योरेंस कर दीजिए, वट कैसे भी कीजिए, बट लोगों को रिलीफ ज़्यादा दीजिए। इस पर तो आम राय है ना सर? जी हाँ, रिलीफ तो मिलना चाहिए, क्योंकि जो आदमी जिसकी इनकम समझ लीजिए 10-12 लाख है, अगर 2-2.5 लाख रुपए टैक्स जमा करेगा तो वो बेचारा रहेगा कैसे? महानगर में किराया बहुत है, बच्चों की पढ़ाई है, तो इस पर से अगर इनकम टैक्स बर्डन भी वो ढोएगा तो मतलब उसके लिए जीना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो बेस लाइन है, जैसे 2.5 लाख है, 2.5 लाख नहीं है, अब 5 लाख तक की इनकम जो है नॉन टैक्सेबल है, अगर हम इसे 10 लाख कर दे तो बेहतर रहेगा। और थोड़े बहुत जैसे न्यू रजीम में तो कोई एग्जम्पशन है नहीं, जो स्लैब 2 जिसको आप बोल रहे हैं, तो स्लैब 1 में मान लीजिए जैसे ये इंश्योरेंस वगैरह है, इसका मान लीजिए हम 2 लाख रुपए कर देते हैं, ये 1.5 लाख बहुत सालों से है। तो इस तरह से अगर हम कुछ देख के मेडिकल इंश्योरेंस के, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को काफी बीमारियां भी हो रही हैं, इस तरह से थोड़ा सोच समझ के अगर हम एग्जम्पशन बढ़ाएं तो लोगों को फायदा भी होगा, सेविंग्स भी होगी। आप अगर थोड़ा मैक्रो व्यू लें तो जैसे सरकार जो है, मान लीजिए हम लोग GPF में 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, इस पे सरकार करीब 8% ब्याज देती है, जो कि सब्सटेंशियल है। बट स्टिल अगर सरकार ये 1.5 लाख रुपए कहीं मार्केट से, ये पैसे कहीं मार्केट से उठाए तो इसको इससे कहीं ज्यादा ब्याज मिलना चाहिए। तो जो सेविंग्स बेस्ड इंसेंटिव्स हैं और जो सर्टेन कंजम्पशन बेस्ड है, इससे जितना कंज्यूमर को फायदा है उतना ही उससे ज्यादा कई बार सरकार को फायदा होता है। इसलिए दोनों के हित में है कि अब बहुत साल हो गए इनकम टैक्स की बेस लाइन और जो एग्जम्पशंस वगैरह हैं, इनको एक बार फिर से देखकर इनको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। रुंगटा जी, एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी है, मैं सक्सेना जी की बात को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ कि ठीक है आप स्लैब को बड़ा कर दीजिए, हाँ, आप ज़्यादा लोगों को अंदर ले आइए, से 10 लाख तक का आपने नॉन टैक्सेबल वाला स्लैब बना दी, इसमें कोई टैक्सेशन कैलकुलेट नहीं होगा, आपको फ्री है। तो ये पैसा तो सरकार का घूम के आएगा ना कंजम्पशन के लिए। ये कितना फिजिबल है ये तरीका कि आप स्लैब को बड़ा करो, ज़्यादा लोगों को अंदर लेके आओ, उनके कंजम्पशन को बढ़ाओ और कंजम्पशन के जरिए इकोनॉमी का सर्कल घुमाओ। आफ्टर ऑल होना तो विकास ही है ना सर, चाहे आपके थ्रू हो चाहे लोगों के थ्रू हो, बात तो एक ही है। खैर मतलब ये जो ताना बाना आपने जो चुना, मुझे नहीं पता कितना सही है या नहीं, लेकिन
कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज स्लैब्स में, नहीं रुंगटा जी, स्पेशली मैंने ये ओल्ड ताना रेजिम वाना, में। हाँ मैंने ये ताना वाना बुना नहीं, मैं तो एक आम आदमी का दर्द आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए हम सब भी टैक्स पेयर हैं, आप भी टैक्स पेयर हैं, हम भी टैक्स पेयर हैं। हमें लगता है, अभी सक्सेना जी बात बता रहे थे कि आप महानगरों में रहोगे, 10-12 लाख रुपए आपकी सैलरी है, मान लीजिए पैकेज है, और आप 2.5 लाख रुपए अगर सरकार को टैक्स का दे देंगे तो फिर चुभता तो है सर, इसमें तो सच बात है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमको बहुत सी चीजें चुभती है उसमें। एक इनकम टैक्स है, एक जीएसटी है, और कई चीजें हैं जो हमको चुभती हैं। तो कौन सी चीज की चुभन कम हो, ये हमें एक्चुअली नक्की करना होगा। क्योंकि अगर सरकार टैक्स में छूट दे रही है तो वो पैसा तो उसका जो खर्चा होना है वो तो होना है, तो वो कहाँ से बटोरेगा? वो पैसा कहीं ना कहीं से वो पैसा बटोरेगा। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक चीज को देखना और कहना कि इसमें छूट दे दो, तो उसमें कोई आर्ग्यू कर ही नहीं सकता है कि अगर सरकार के पास पैसे हैं तो उन्हें छूट देनी चाहिए। उसमें आर्ग्यूमेंट क्या है? लेकिन वो छूट देने के वजह से क्या फर्क पड़ रहा है? तो उससे ये फर्क पड़ रहा है कि सरकार को जो बाकी खर्चे हैं वो कहाँ से वो लाएगी। तो वो जहां से भी लाएगी तो उसे और कोई टैक्स बढ़ाना होगा, वो टैक्स भी आम आदमी के जेब से ही जाएगा। तो ये मतलब जो एक ट्रेड ऑफ है, वो एक जेब से जाए या दूसरी जेब से जाए, जस्ट बिकॉज डायरेक्ट टैक्सेस विजिबल जेब है और इनडायरेक्ट टैक्सेस थोड़ी सी दिखती नहीं है लेकिन जाती कॉमन आदमी के ही पॉकेट से है। तो मेरे ख्याल से संतुलन बनाए रखना इसमें जरूरी है। वन, आई थिंक सेकंड, जो आपने कहा कि 5 से 10 लाख, ये तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बिकॉज एक चीज और है, अपार्ट फ्रॉम द जो रेवेन्यू है उसको छोड़ के भी एक रीजन ये क्यों नहीं बढ़ा है, क्यों उन्होंने 2.5 लाख की लिमिट को 5 लाख कर दिया है रिवर्स तरीके से रिबेट देके, वो इसलिए कि वो टैक्स नेट में से लोगों को निकालना नहीं चाहते। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन वो चाहते हैं कि लोग वो इंफॉर्मेशन भरें। और इसीलिए अगर आप देखें कि जो सारी चीजें हैं, आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, नहीं फाइल करेंगे तो आपकी पेनल्टी लग सकती है, वो दिसंबर तक नहीं करेंगे तो और पेनल्टी लग सकती है, इंटरेस्ट लगता है। तो ये जो चीजें हैं, इवन दो यू मे नॉट हैव टैक्सेबल, मतलब आपकी इनकम ज्यादा है लेकिन आपने टैक्स ऑलरेडी दे दिया है, फिर भी रिटर्न अगर आप नहीं भरेंगे तो भी पेनल्टी लगती है। वो इसलिए कि डेटा कलेक्ट करना और डेटा को एक दूसरे से मिलाना एक बहुत मेजर सोर्स है रेवेन्यू लीकेज को रोकना। और ये मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए भी, इवन दो अगर लिमिट्स बढ़ेंगी तो भी टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा, ऐसा तो मेरे ख्याल से ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा। किस तरीके से सरकार करेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन नए रिजीम में हम कंसेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओल्ड रिजीम में कोई बहुत ज्यादा कंसेशंस होगा ऐसे मुझे नहीं लगता। ये मेरा अपना मानना है। होना चाहिए, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं रुंगटा साहब आपकी बात को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ कि ठीक है, अब भले हम स्लैब 2 यानी कि न्यू रिजीम वाले के अंदर ही जाएं, बट हाँ सरकार को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। वो चाहे हमको कंसेशन दे, चाहे ब्रैकेट को बड़ा करे, व्हाटएवर कैसे भी करे, अगर उसको भी हित चाहिए तो लोगों को कहीं ना कहीं रिलीफ जरूर मिलना चाहिए। सक्सेना जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका भी आज समय देने के लिए। रुंगटा जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आसान भाषा में पूरा मामला समझाने के लिए। और मेरे रिपोर्टर प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे से अपने सूत्रों के हवाले से खबर भी लेके आए, बताए और हमको फ़र्क भी बताया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप चलते चलते, क्योंकि बजट बेहद पास है तो बजट की पाठशाला भी आपके लिए हम लेके आए हैं। आज आसान भाषा में सरकार का एक दर्द समझ लीजिए जिसको हम वित्तीय घाटा कहते हैं, वो हमको बता रहे हैं नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार। आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। जो सरकार की पूरी आमदनी है और एक पूरा खर्चा है, अगर जब खर्चा आमदनी से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग वित्तीय घाटा कहते हैं। और तो वो वित्तीय घाटा तो सिर्फ वही है जो कि परिवारों में बहुत कम होता है, मगर हाँ कुछ लोग जो कहते, एक अगर कहावत है कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबत, अगर उस पर चलें तो उनका भी फिजिकल डेफिसिट वित्तीय घाटा रह सकता है। सरकार कभी कभी ये मान्यता पे चल जाती है। जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो सोचते भी है कि हमारे
कितनी रेवेन्यू मतलब कितनी आमदनी हुई, और हमारे रेवेन्यू जो हैं मतलब जिसमें कि मैंने बताया आपको ब्याज और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस लौटाना उसको, या फिर उसके जितने भी हमारे रोज़मर्रा के खर्चे हैं उनमें जब हम जो अगर खर्चे रेवेन्यू इनकम से ज़्यादा हो गए तो उसको हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। एक मैं आज चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो अमूमन और जो मतलब जो करना चाहिए और जब करीब करीब सब सरकारों का लक्ष्य रहता है वो ये है कि रेवेन्यू डेफिसिट या तो ज़ीरो हो या रेवेन्यू सरप्लस हो, क्योंकि अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको रोज़मर्रा के खर्चे के लिए आप कर्जा ले रहे हैं, तो वो तो फिर मतलब बात बिल्कुल एक ऐसा विशेष सर्कल बन जाता है कि मतलब उसमें फिर आप कभी भी उससे उबर नहीं पाते।